दिसंबर 1971, बे ऑफ बंगाल रात। एक जहाज था 75,000 टन न्यूक्लियर पावर्ड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। 70 से ज्यादा फाइटर जेट्स उसके डेक पर, गाइडेड मिसाइल्स, 200 मरीन्स। यूएसएस एंटरप्राइज वो इंडिया की तरफ आ रहा था और इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन यह कहानी उस रात से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है उस फैसले से जो उस रात एक औरत के दिमाग में बना। एक फैसला जो 55 साल तक किसी को नहीं पता था। 3 दिसंबर 1971, इंडिया पाकिस्तान युद्ध शुरू हो चुका था। जमीन पर इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही थी। ईस्ट पाकिस्तान टूट रहा था, ढाका घिर चुका था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी और बे ऑफ बंगाल के बीच फंसे हुए थे। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा सरेंडर होने वाला था। वॉशिंगटन में निक्सन घबराया हुआ था। पाकिस्तान उसका सबसे जरूरी एलाई था। पाकिस्तान वो सीक्रेट बैक चैनल था जिसके जरिए निक्सन ने चाइना से डिप्लोमेटिक बात की थी। अगर पाकिस्तान टूटा तो निक्सन का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल एसेट खत्म। 8 दिसंबर, किसिंजर ने निक्सन को मेमो भेजा, कैरियर टास्क फोर्स को बे ऑफ बंगाल में भेजो अभी। उसी रात इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को दूसरी बार जलाया था। निक्सन का ऑर्डर आया, हमारी डिजायर है वेस्ट पाकिस्तान को बचाना, कैरियर्स को मूव करते रहो। एंटरप्राइज वियतनाम से निकला, लेकिन एंटरप्राइज अकेला नहीं था। ब्रिटिश कैरियर HMS ईगल और HMS एल्बियन अरेबियन सी से, वेस्ट से एक कोऑर्डिनेटेड पिंसर, ईस्ट से अमेरिकन, वेस्ट से ब्रिटिश, इंडिया बीच में। इंदिरा गांधी को पता था इंडियन इंटेलिजेंस ने अमेरिकन कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट कर ली थी। उन्हें पता था एंटरप्राइज आ रहा है, पता था ब्रिटिश आ रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो रुकी नहीं। 13 दिसंबर, सोवियत यूनियन ने व्लादिवोस्तोक से एक फ्लीट रवाना की। एडमिरल क्रुगलियाकोव की कमांड में न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन। वो एंटरप्राइज की तरफ आए और उन्होंने वो किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने एंटरप्राइज को एनसर्कल कर लिया। एडमिरल क्रुगलियाकोव ने बाद में खुद बताया, हमने उन्हें घेर लिया, अपनी मिसाइल्स उन पर ट्रेन की, हमने उन्हें रोका, कराची, चटगांव, ढाका, कहीं भी जाने से। निक्सन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंटरप्राइज रुक गया। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर किया, इंडिया ने युद्ध जीता। लेकिन इंदिरा गांधी एक बात नहीं भूली थी, वो रात जब उनके पास कोई जवाब नहीं था। एक सुपर पावर ने एक शिप भेजी और इंडिया को किसी और के सबमरीन की जरूरत पड़ी। इंडिया नहीं जीती थी, सोवियत यूनियन ने जीता था। वो फर्क छोटा नहीं था। फरवरी 1972, 2 महीने बाद, सोवियत डिफेंस मिनिस्टर ग्रिचको दिल्ली आए। उन्होंने इंडिया के एम्बेसडर D.P. धर और जनरल मानेकशॉ के साथ बैठकर एक्सप्लेन किया कि एक न्यूक्लियर सबमरीन ने कैसे एंटरप्राइज को रोका, कैसे उसने उसे ट्रैक किया, कैसे उसकी अकेली मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। इंदिरा गांधी ने यह ब्रीफिंग सुनी, उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम दुश्मन सुन सकते थे, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और यही इस पूरे प्रोग्राम की पर्सनैलिटी बन गई। क्लासिफाइड, खामोश, अदृश्य, बिल्कुल उनकी तरह। ये बात याद रखिए, ये प्रोग्राम की ये खामोशी बाद में काम आएगी। 1974, DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इंडियन नेवी, 3 पैरेलल ट्रैक्स, एक न्यूक्लियर प्रोपल्शन, एक सबमरीन हल, एक वो मिसाइल जो उसमें से फायर होगी। हेडक्वार्टर्स दिल्ली में, डायरेक्टली PMO के अंडर, किसी मिनिस्ट्री के बजट में नहीं, किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट में नहीं। एक प्रोग्राम जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। उस प्रोग्राम में जो साइंटिस्ट्स आए उनकी उम्र थी 20 से 25 साल। उन्हें एक काम सौंपा गया जो इंडिया ने पहले कभी नहीं किया था, एक न्यूक्लियर रिएक्टर, एक सबमरीन के लिए। कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं था, कोई डेडलाइन पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई, बस एक ऑर्डर था और वो काम पर लग गए। 1980, पहला रिएक्टर डिजाइन फेल। DAE के साइंटिस्ट्स ने कहा था हम यह कर सकते हैं। प्रोग्राम ने उन पर बिलीव किया और वो नहीं कर पाए। 2500 करोड़ रुपए जा चुके थे, 1 दशक जा चुका था। प्रोग्राम लगभग बंद हो गया।
वो साइंटिस्ट्स जो 1974 में 20 साल के थे अब 26 के हो चुके थे। उनकी फैमिलीज को नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, उनके दोस्तों को नहीं पता था, देश को नहीं पता था। वो एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो बार बार टूट रहा था। 1982 में इंडिया को सोवियत यूनियन के पास जाना पड़ा। मॉस्को ने एग्री किया, एक न्यूक्लियर सबमरीन लीज पर देंगे, टेक्निकली हेल्प करेंगे। 1988 INS चक्र, एक सोवियत चार्ली 1 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन इंडियन नेवी में। इंडिया दुनिया का छठा देश बन गया जो न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट करता था। लेकिन वो सबमरीन उनकी नहीं थी। रिएक्टर पूरी तरह नहीं जानते थे, फ्यूल के सीक्रेट्स क्लासिफाइड थे, रशियन इंजीनियर्स सुपरवाइज कर रहे थे। इंडिया छठे नंबर पर था लेकिन पहले 5 की तरह नहीं। 1995 कलपाक्कम, इंडिया का खुद का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेस्ट हुआ। नवंबर 1995 फेल, दिसंबर 1995 फेल, जून 1996 फेल। सेवरल इंटीग्रेशन और फैब्रिकेशन प्रॉब्लम्स, कंटेनमेंट वेसल नहीं बन रहा था। वो साइंटिस्ट्स जो 1974 में 20 साल के थे अब 42 के हो चुके थे, ग्रे होने लगे थे, थकान आंखों में दिखने लगी थी। लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि वो जानते थे 1971 की वो रात क्यों हुई थी। ये बात याद रखिए, 3 फेलियर्स, 21 साल, ये नंबर बाद में काम आएगा। 11 मई 1998 पोखरण, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। ऑपरेशन शक्ति दुनिया ने कंडेम किया, सैंक्शंस आए, लेकिन इंडिया के अंदर मिशन बदला। अब सिर्फ न्यूक्लियर सबमरीन नहीं चाहिए थी एक सबमरीन जो हाइड करे, जो सरवाइव करे। अगर इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक हो तो वापस फायर कर सके। न्यूक्लियर ट्रायड का तीसरा लेग, उसी साल विशाखापट्टनम में एक सीक्रेट फैसिलिटी में L&T के इंजीनियर्स ने पहली स्टील काटी। हल सेक्शंस बनने लगे, बार्जेस पर लोड हुए, समुद्र में फ्लोट करके विशाखापट्टनम पहुंचे एक सीक्रेट शिपयार्ड जिसका नाम था शिप बिल्डिंग सेंटर, जो किसी मैप पर नहीं था। 11 नवंबर 2003 कलपक्कम, एक रूम में साइंटिस्ट्स खड़े थे। वो साइंटिस्ट्स जो 1974 में इस प्रोजेक्ट में आए थे, 20 से 22 साल की उम्र में, अब 49 से 51 साल के थे। 3 फेलियर्स, 21 साल की कोशिशें, और फिर कंट्रोल रूम में एक सिग्नल आया, रिएक्टर क्रिटिकल हो गया। पहली बार इंडिया ने अपना पहला नेवल न्यूक्लियर रिएक्टर खुद चला लिया था। कोई रशियन हेल्प नहीं, कोई अमेरिकन टेक्नोलॉजी नहीं, कोई फॉरेन ब्लूप्रिंट नहीं। उस रूम में उस दिन क्या हुआ होगा ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 29 साल की खामोश मेहनत का पहला जवाब था। लेकिन सबमरीन अभी भी नहीं बनी थी। 26 जुलाई 2009 विशाखापट्टनम, कारगिल विजय दिवस, INS अरिहंत, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। लॉन्च सेरेमनी में एक रशियन नेवल डिजाइन टीम खड़ी थी। रशियन एम्बेसडर प्रेजेंट था। पहली बार ऑफिशियली इंडिया ने माना कि यह प्रोग्राम अकेले नहीं बना था। वो सबमरीन जो इंडिया ने बनाई फॉरेन नेवीज से आजाद होने के लिए, उसके रिएक्टर का डिजाइन मॉस्को से आया था, उसके इंजीनियर्स रशियन थे। यह फेलियर नहीं था, यह रियल दुनिया की सबसे ऑनेस्ट लेसन थी। आजादी किसी की मदद के बिना नहीं आती। अगस्त 2016 INS अरिहंत कमीशन हुई। PM मोदी, नो फोटोग्राफर्स, नो प्रेस, क्लासिफाइड सेरेमनी। इंडिया न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट, दुनिया का एकमात्र नॉन P5 देश जिसके पास अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन थी। 6 शब्द ऑफिशियली कहे गए, इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड इज नाउ कंप्लीट। और फिर 2017 एक आइफ्ट हैच डॉकिंग के वक्त खुला रह गया। सी वाटर प्रोपल्शन कंपार्टमेंट में घुस गया। करोडेड पाइप्स। INS अरिहंत 10 महीने के लिए आउट ऑफ सर्विस। 45 साल का क्लासिफाइड प्रोग्राम, 90,000 करोड़ रुपए, 7 प्राइम मिनिस्टर्स, 10 महीने एक खुले हैच की वजह से। ये किसी की गलती नहीं थी और इसीलिए ये सबसे ज्यादा तकलीफ देह था। ये बात याद रखिए, 45 साल की मेहनत, एक खुला हैच, ये कॉन्ट्रास्ट बाद में काम आएगा। आज 2026 INS अरिहंत, INS अरिगत, INS अरिथमान,
3 न्यूक्लियर सबमरीन्स इंडियन नेवी में, INS अरिधमान 7000 टन, 8 लॉन्च ट्यूब्स, K4 मिसाइल्स, 3500 किलोमीटर रेंज, एक चौथी सबमरीन अभी सी ट्रायल्स में है, एक पांचवी बन रही है, 13,500 टन, 190 मेगावाट रिएक्टर, और विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रमबिल्ली में एक बेस है, INS वर्षा, ईस्टर्न घाट्स के अंदर अंडरग्राउंड टनल। सबमरीन बिना सरफेस किए समुद्र में निकलती हैं, सैटेलाइट उन्हें नहीं देख सकता। 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स एक साथ वहां रह सकती हैं। बे ऑफ बंगाल 1971 में USS एंटरप्राइज यहां आया था। 75,000 टन, 70 फाइटर जेट्स। एक मैसेज, इंडिया के पास कोई जवाब नहीं था। आज बे ऑफ बंगाल में एक सबमरीन है, आपको नहीं पता वो कहां है, पाकिस्तान को नहीं पता, चाइना को नहीं पता, अमेरिका को नहीं पता, बस एक बात पता है, वो वहां है, खामोश, न्यूक्लियर मिसाइल्स, उसके अंदर किसी ऑर्डर का इंतजार, जो होपफुली कभी नहीं आएगा, जो 1974 में शुरू हुई थी, आज भी वहां है, समुद्र की गहराई में। 2017 में एक हैच खुला रह गया, 10 महीने रुकी और फिर वापस चली गई समुद्र में, क्योंकि 45 साल की मेहनत इसका मसे एक हैच से नहीं रुकती। लेकिन एक सवाल है, 55 साल, 7 प्राइम मिनिस्टर्स, 3 फेल्ड रिएक्टर्स, 90,000 करोड़ रुपए, वो इंजीनियर्स जो घर जाकर कुछ नहीं बता सकते थे और इंडिया को पता ही नहीं था। क्या एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़े वेपन्स प्रोग्राम्स सीक्रेट रहने चाहिए, या यही सीक्रेट इंडिया को बचाता है? USS एंटरप्राइज 1971 में आया था क्योंकि इंडिया कमजोर था। आज इंडिया कमजोर नहीं है क्योंकि किसी ने चुपचाप 55 साल काम किया, बिना किसी को बताए, बिना किसी तारीफ के, बिना किसी को पता चले। जो इस खामोशी की कीमत चुकाते हैं उन्हें कोई नहीं जानता। रविंद्रा कौशिक को भी कोई नहीं जानता था, वो भी एक जवाब था जो इंडिया ने भुला दिया। उस कहानी पर हमने पिछली वीडियो में बात की। जय हिंद।